10 टीम्स और टॉप 10 प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग तो भाई हमेशा ही आप चेक करते रहते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है आखिर भाई जो रैंकिंग्स होती है ये कैसे होती है? अब आप कहेंगे यार ये बात तो सभी जानते हैं कि टीम और प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस होती है उसी के आधार पर रैंकिंग्स जो होती है वो तय होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए कितने फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है? जी हाँ, टीम और प्लेयर की परफॉर्मेंस और फिर इस परफॉर्मेंस के आधार पर बनी रैंकिंग की जानकारी हम सबको मिलती रहती है। लेकिन ये रैंकिंग किस मेथड से तैयार की जाती है? ज्यादातर क्रिकेट फैंस इस मेथड से अनजान ही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको उन सभी मेथड्स के बारे में बताते हैं जिसकी मदद से टेस्ट, वनडे और T20 टीमों के साथ ही इन फॉर्मेट्स में खेलने वाले प्लेयर्स की रैंकिंग तय की जाती है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, दुनिया का पहला ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1877 में खेला गया था। पहला मैच खेले जाने के बाद 100 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन क्रिकेट में रैंकिंग सिस्टम की एंट्री नहीं हुई थी। 1987 में इंग्लैंड के महान क्रिकेटर टेड डेक्स्टर के सुझाव पर रेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया। 1987 से पहले खिलाड़ियों के एवरेज से उनकी कैपेसिटी को आंका जाता था। एवरेज देखकर खिलाड़ियों को आंकने वाले सिस्टम में कई खामियां थी और ये खिलाड़ियों के हाल फिलहाल के परफॉर्मेंस को नहीं दर्शाता था। इसी वजह से बेहतर सिस्टम की उम्मीद में रेटिंग सिस्टम को लागू किया गया, जिसकी मदद से खिलाड़ियों के हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस को देखते हुए एक लिस्ट तैयार की जाने लगी जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे खिलाड़ियों की कैपेसिटी दर्शाने के लिए बेहतर और उपयोगी सिस्टम बन गया। रैंकिंग सिस्टम की शुरुआत सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के साथ ही हुई थी। 1998 में वनडे क्रिकेट के लिए भी रैंकिंग सिस्टम लागू कर दिया गया और फिर 2011 में T20 के लिए भी रैंकिंग सिस्टम लागू कर दिया गया। 200 टेस्ट रैंकिंग में 12 टीम, वनडे रैंकिंग में 20 टीम और T20 रैंकिंग में 84 टीमों को जगह दी जाती है। वहीं प्लेयर्स की रैंकिंग में टॉप 100 की लिस्ट भी जारी की जाती है। 1 अक्टूबर 2015 को विमेंस क्रिकेट के सभी 3 फॉर्मेट्स के लिए रैंकिंग सिस्टम लागू कर दिया गया। विमेंस क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट में 10 टीम, जबकि T20 में सभी एलिजिबल एसोसिएशन मेंबर्स की टीम को रैंकिंग में जगह दी जाती है। अब चलिए आपको बताते हैं खिलाड़ियों की रैंकिंग किस आधार पर तय की जाती है और कैसे की जाती है। आप यही सोच रहे होंगे अगर किसी बैट्समैन ने भाई सेंचुरी बना ली या फिर किसी बॉलर ने 5 विकेट झटक लिए तो उसकी रैंकिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। देखिए, कुछ हद तक आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका सोचना सही है, लेकिन प्लेयर्स की रैंकिंग तय करने में सिर्फ रन्स और विकेट्स को ही नहीं देखा जाता, बल्कि कई और भी चीजें हैं जिसको देखते हुए प्लेयर्स की रैंकिंग तय की जाती है। प्लेयर्स की रैंकिंग रेटिंग के हिसाब से तय की जाती है। मैच में परफॉर्मेंस के अनुसार प्लेयर्स को 0 से 1000 के बीच रेटिंग दी जाती है। बेहतर परफॉर्मेंस के अलावा प्लेयर्स को रेटिंग देते समय और भी कई बातों का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि मैच में बैट्समैन और बॉलर दोनों का रोल जो होता है वो अलग अलग होता है, तो दोनों को रेटिंग देने में भी अलग अलग बातों का ध्यान रखा जाता है। बैट्समैन को रेटिंग देते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नॉट आउट रहने वाले बैट्समैन को रेटिंग में बोनस पॉइंट दिया जाता है। बैट्समैन जिस बॉलर का सामना करते हुए रन बना रहा है उस बॉलर की रेटिंग भी देखी जाती है। यदि बैट्समैन हायर रेटिंग वाले बॉलर्स का सामना करते हुए ज्यादा रन बनाता है तो उस बैट्समैन की इनिंग को ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स मिलते हैं। ज्यादा रन पर ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स मिलते हैं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन को फर्स्ट इनिंग में सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन के मुकाबले ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। बैट्समैन को मिलने वाली रेटिंग इस बात पर भी डिपेंड करती है कि बैट्समैन ने किस सिचुएशन में ज्यादा रन्स बनाए हैं। जी हाँ, संकट में खेली गई जो इनिंग्स होती है वो ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स की हकदार होती हैं। मैच में दोनों टीमों की ओर से बनाए गए टोटल रन्स को देखते हुए भी बैट्समैन की इनिंग की अहमियत तय की जाती है। अगर वनडे में दोनों टीमों की ओर से 350 से ज्यादा रन बनते हैं तो इसे हाई स्कोरिंग मैच माना जाता है। इस मैच में बनाई गई सेंचुरी की रेटिंग पॉइंट 200 टोटल स्कोर वाले मैच में बनाई गई सेंचुरी से कम होगी। ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन की टीम जीतती है तो उस बैट्समैन को बोनस रेटिंग पॉइंट दिया जाता है और अगर ये जीत मजबूत टीम के खिलाफ हो तो रेटिंग और भी ज्यादा मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉलर्स की रेटिंग में किन फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, एक मैच में बॉलर ने कितने विकेट्स लिए और कितने रन खर्च किए, बॉलर ने जिस बैट्समैन को आउट किया है उस बैट्समैन की रेटिंग क्या है। टॉप रेटिंग वाले बैट्समैन को आउट करने पर बॉलर्स को ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स मिलते हैं। बॉलर की परफॉर्मेंस के साथ मैच के टोटल स्कोर को भी देखा जाता है। अगर मैच का टोटल स्कोर 400 रन है और इसमें किसी बॉलर ने 60 रन देकर 4 विकेट्स लिए हैं, वहीं दूसरे मैच में टोटल स्कोर 250 हो और उसमें भी बॉलर ने 60 रन देकर 4 विकेट्स लिए हों, तो जिस बॉलर ने 400 रन वाले मैच में 60 रन खर्च किए हैं उसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि उस बॉलर ने हाई स्कोरिंग मैच में कम रन खर्च किए। दोस्तों, जो बॉलर एक मैच में ज्यादा ओवर बॉलिंग करता है उसे भी बेहतर रेटिंग पॉइंट्स मिलते हैं।
अब सवाल यह है कि इन सभी फैक्टर्स को कैलकुलेट कौन करता है, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, ये सारा काम एल्गोरिदम की मदद से किया जाता है। प्री प्रोग्राम्ड कैलकुलेशन की सीरीज प्लेयर्स की रेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हुए सभी प्लेयर की रेटिंग तैयार करता रहता है। आमतौर पर टेस्ट रैंकिंग मैच खत्म होने के 12 घंटे के भीतर ही कर दी जाती है, तो वहीं वनडे और T20 रैंकिंग सीरीज खत्म होने के बाद जारी की जाती है। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया कि प्रत्येक मैच में प्लेयर्स को 0 से 1000 के बीच रेटिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक प्लेयर मैक्सिमम 1000 रेटिंग पॉइंट्स हासिल कर सकता है। रेटिंग पॉइंट्स के आधार पर ही रैंकिंग तय की जाती है। अगर मैच में प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो उसके रेटिंग पॉइंट्स बढ़ेंगे, और अगर परफॉर्मेंस खराब रही तो रेटिंग पॉइंट्स कम हो जाएंगे। इस वजह से रैंकिंग भी गिरती जाएगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि टीम की रैंकिंग कैसे तय की जाती है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि टीम की रैंकिंग हार जीत पर निर्भर करती है, लेकिन अगर रेटिंग तय करने में सिर्फ हार और जीत ही मायने रखती तो मैं वीडियो क्यों बनाता। देखिए, किसी भी टीम की रैंकिंग तय करने में हार और जीत मुख्य फैक्टर है, लेकिन इसके साथ ही कई और भी फैक्टर्स हैं जो किसी भी टीम की रैंकिंग तय करने के लिए जिम्मेदार हैं। रैंकिंग कैलकुलेशन का काम मैच खत्म होने के बाद शुरू हो जाता है। हर मैच के बाद मैच के रिजल्ट के अनुसार दोनों टीमों को पॉइंट्स दिए जाते हैं। टेस्ट मैच की अगर बात करें तो जीतने वाली टीम को 1 पॉइंट मिलता है, और अगर मैच ड्रॉ हो जाए तो दोनों टीमों को हाफ पॉइंट मिलते हैं। सीरीज जीतने वाली टीम को 1 बोनस पॉइंट मिलता है, और अगर सीरीज ड्रॉ हो जाए तो दोनों टीमों को हाफ बोनस पॉइंट मिलते हैं। टेस्ट मैच के अलावा वनडे और T20 में मैच खत्म हो जाने के बाद मैथमेटिकल फॉर्मूला की मदद से जीतने और हारने वाली टीमों को पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स मिलने के बाद तीनों फॉर्मेट में रैंकिंग तय करने की प्रक्रिया एक जैसी ही होती है। सीरीज खत्म हो जाने के बाद सीरीज पॉइंट्स फाइनल किया जाता है। सीरीज पॉइंट्स फाइनल हो जाने के बाद रेटिंग पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, और रेटिंग पॉइंट्स कैलकुलेशन में दोनों टीमों की रैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट साबित होती है। अगर सीरीज शुरू होने से पहले दोनों टीमों के बीच 40 रेटिंग पॉइंट्स से कम का फासला है, तो सीरीज जीतने वाली टीम के रेटिंग पॉइंट कैलकुलेशन के लिए ओपोनेंट टीम की रेटिंग पॉइंट में 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़कर जो नंबर हासिल होता है उसे सीरीज जीतने वाली टीम के सीरीज पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। और सीरीज हारने वाली टीम के पॉइंट कैलकुलेशन में सीरीज जीतने वाली टीम के रेटिंग पॉइंट से 50 पॉइंट्स घटाने के बाद जो नंबर मिलता है उसे हारने वाली टीम के सीरीज पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर सीरीज शुरू होने से पहले दोनों टीमों के बीच रेटिंग पॉइंट्स का फासला 40 से ज्यादा हो, तब ऐसे में अगर हाई रेटिंग वाली टीम सीरीज जीतती है तो रेटिंग पॉइंट कैलकुलेशन में जीतने वाली टीम की अपनी ही रेटिंग में 10 पॉइंट्स जोड़कर सीरीज पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और हारने वाली टीम के रेटिंग पॉइंट कैलकुलेशन में उसके अपने ही रेटिंग पॉइंट से 90 पॉइंट्स घटाकर सीरीज पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। वहीं अगर लो रेटिंग वाली टीम सीरीज जीतने में कामयाब रहती है तो टीम के रेटिंग पॉइंट्स में 90 पॉइंट्स जोड़कर सीरीज पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और हारने वाली टीम के अपने ही रेटिंग पॉइंट से 10 पॉइंट्स घटाकर सीरीज पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। इस कैलकुलेशन के बाद जो टोटल स्कोर बनता है उसे टीम के पिछले टोटल रेटिंग पॉइंट्स के साथ जोड़ा जाता है। इसके बाद रेटिंग के निर्धारित टाइम पीरियड में खेले गए टोटल मैच और टोटल सीरीज की संख्या जोड़कर जो नंबर हासिल होता है उसे टोटल रेटिंग पॉइंट्स के साथ डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद जो फाइनल नंबर हासिल होता है वो टीम के रेटिंग पॉइंट्स होते हैं, और इसी रेटिंग पॉइंट्स के आधार पर सभी टीम की रैंकिंग तय की जाती है। रैंकिंग के लिए निर्धारित टाइम पीरियड 36 से 48 महीने तक है। रेटिंग पॉइंट कैलकुलेशन में इस अवधि में खेले गए मैच की ही गिनती होती है। रेटिंग पॉइंट्स के पहले 2 सालों के मैच पॉइंट्स का महत्व 50% ही होता है, वहीं आखिरी मैच के 12 से 24 महीनों के मैच पॉइंट्स का महत्व 100% होता है। हर साल मई महीने में 37 से 48वें महीने का परिणाम रेटिंग पॉइंट से हटा दिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरे जान।